साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों चंपाई भाजपाई तो हो ही गए, आज लोबिन हेम्ब्रम ने भी पट्टा गले में पहन लिया। किसका पट्टा? भाजपा का पट्टा। अब सवाल यह उठता है दोस्तों, बात चंपाई सोरेन या चंपाई सोरेन की हो या लोबिन की, दोनों खतियानी हैं और दोनों खतियान 1932 लागू करने की बात करते रहे। और लोबिन तो सरकार में रहते हुए लगातार ये सवाल उठाते रहे और हेमंत सरकार से नाराजगी मोल लेने की वजह भी यही बताई गई थी और आखिर सरकार से अलग भी हो गए और आज पट्टा पहन लिया। अब सवाल यह उठता है, क्या भाजपा 1932 का खतियान लागू करेगी? इसके साथ एक और सवाल है। देखिए चंपाई सोरेन लगातार अब और उनके साहबजादे बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठा रहे हैं। अब कुछ लोग उनके उस ट्वीट को या फेसबुक पोस्ट को वायरल कर रहे हैं जब चंपाई दा ने कहा था कि जब वो जेएमएम में थे, जब कहा था कि भाई कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नहीं छूती है झारखंड को, तो बांग्लादेशी झारखंड में कैसे आ गए और झारखंड में अगर आ गए तो तुरंत तो आए नहीं। यह सीमा सुरक्षा का मामला केंद्र सरकार का है। वहां मोदी सरकार बैठी रही 10 साल से, वो क्या कर रही थी? साथियों एक और सवाल है। दरअसल इस वीडियो में झारखंड के 2 सीनियर जर्नलिस्ट ने विमर्श विचार किया है इस मुद्दे पर कि चंपाई सोरेन के बाद क्या तस्वीर झारखंड की बदलेगी। यह पत्रकार है राजेंद्र तिवारी और फैसल अनुराग। फैसल अनुराग ने एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा बुनियादी सवाल जो है जल जंगल जमीन, इस पर अधिकार के आदिवासियों के, खतियान का भी सवाल है। जब से झारखंड का गठन हुआ इतनी सरकारें आई और गईं और सबसे अधिक वर्षों तक भाजपा की सरकार रही, तो वो सवाल लगातार गौण रहे। इस सवाल को उठाते हैं फैसल अनुराग। साथियों उससे हमारे जहन में यह बातें आती हैं कि अगर जेएमएम हो या भाजपा हो, इन्हीं की लगभग सरकार रही लगातार झारखंड में, अगर वो बुनियादी सवाल हल नहीं हो पाए तो दोष किसका है? फिर जनता किसके पास जाए? क्या जनता तीसरे विकल्प की तलाश करेगी? वो तीसरा विकल्प कौन होगा? क्या फिर जनता भेड़ बकरी की तरह आधी उधर आधी उधर आधी उधर, क्या त्रिकोणीय विधानसभा की स्थिति हो जाएगी झारखंड में? क्योंकि टाइगर जयराम नौजवान लीडर वो लगातार बुनियादी सवाल को उठा रहा है और जनता की भीड़ बकटूट के जैसा टूट पड़ रही है उसके साथ, उसके जलसे में, उसके जुलूस में, उसके रैली में। वो लोग सारा स्थानीय नीति के सवाल उठा रहा है, नीतियों के सवाल उठा रहा है, जल जंगल जमीन के सवाल उठा रहा है। तो क्या संभावना बन रही है क्या तीसरे विकल्प की? यह हमारा मानना है दोस्तों। चर्चा तो कई हुई है। राजेंद्र तिवारी कई अखबारों में संपादक रहे, उनका अपना चैनल है ब्रेकिंग, उनसे साभार हम ये विमर्श आपको सुनवाएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब सुनिए पूरी चर्चा। चंपाई सोरेन के बहाने पूरे राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति की पड़ताल हुई है इस वीडियो में कि चंपाई सोरेन के भाजपा ज्वाइन करने पर झारखंड की राजनीति किस तरह से प्रभावित होगी नहीं होगी, भाजपा को क्या फायदा होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, इंडिया गठबंधन किस तरह नफा नुकसान में रहेगी। कुल मिलाकर के इस सब पर की सबकी नजर है। और दरअसल जो झारखंड के बाहर के लोग हैं उनको लगता है कि चंपाई सोरेन के जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत बड़ा
नुकसान हो गया है, बहुत बड़ा झटका हो गया है, इंडिया गठबंधन को झटका हो गया है, तो ये सब भी समझेंगे कि वाकई ये झटका है या सिर्फ हवा हवाई बातें। इसके अलावा अगर समय रहा तो कुछ और बातें भी करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार फैसल अनुराग जी। आप लोग इनसे परिचित हैं। फैसल जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी। तो चंपई वाली घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मूल सवाल पर बात होनी चाहिए। कोई व्यक्ति, सवाल क्या है? मूल सवाल यह है कि झारखंड के आदिवासियों को जल जंगल जमीन का जो मुद्दा उनका है, उनको अधिकार दिलाने की जो बात है। आदिवासी समाज में जो पलायन करके बड़ी संख्या में लड़कियां और लड़के देश के दूसरे शहरों में जाकर आया का काम या नौकर का काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए झारखंड से बहुत बड़ी संख्या में पलायन की घटनाएं घटती हैं। जंगल पर किसका अधिकार होगा? जो वन अधिकार अधिनियम बना था उसके तहत आदिवासियों को पट्टा मिलेगा या नहीं मिलेगा? और इन सबसे बड़ा सवाल की जो ग्राम सभाओं के अधिकार का सवाल है पेशा एक्ट के तहत, उसका क्या होगा? क्या इन सवालों पर चर्चा करने की जरूरत है या इस बात की जरूरत है कि जिन आदिवासी नेताओं ने इन सवालों को दरकिनार करके, जिन लोगों ने आदिवासियों के अधिकार छीनने में बड़ी भूमिका निभाई है, जिन ताकतों ने झारखंड में जंगल पर लोगों के अधिकार का हनन किया है, जो यहाँ की संस्कृति और भाषा को एक बहुत अलगाव के नजरिए से देखते हैं, उनमें अगर कोई शामिल हो रहा है वैसी ताकतों के बीच में, तो उसकी चर्चा जरूरी है। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले 70 सालों से आदिवासियों का जो सवाल है उसको कौन एड्रेस कर रहा? भाई, ये चंपई सोरेन ने ये कहा है कि जो इस समय सबसे बड़ा सवाल है वो संथाल में आदिवासी बहनों माताओं का जो अस्मत है उसे बचाना। ये बात उन्होंने बोली है, अपने ट्वीट में लिखा है। और उन्होंने कहा है कि जो घुसपैठी आ रहे हैं वो आदिवासियों की संस्कृति पे हमला कर रहे हैं, संथाल परगना को बचाना है। और इस बचाने के लिए वो उस पार्टी के साथ गए हैं जो पार्टी उन्हें सबसे ठीक लग रही है कि आदिवासियों के लिए सबसे अच्छा काम कर रही है वो। और आप कह रहे हैं कि साहब वो उसके खिलाफ है। मैं सिर्फ 2 सवाल करना चाहता हूं जो आप सवाल उठाए हैं कि आखिर ये 5 महीना मुख्यमंत्री रहे, पिछले 24 साल से झारखंड बना है, ये एमएलए रहे हैं जी। अगर इस ढंग की कोई घटना हुई है तो क्या सिर्फ पिछले 2019 से 2024 के बीच में ही घटित हो गई है या उसके पहले घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार हुई? अगर घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार हुई है तो ठीक चुनाव से 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना पहले, 1 महीना पहले इस ढंग की बात क्यों की जा रही? भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग घुसपैठ का सवाल उठा रहे हैं वो तो घुसपैठ का सवाल असम में हल नहीं कर सके। हिमंत बिस्वा शर्मा वहां वो मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले वो एक सोनेवाल की क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री थे, उसमें ये मंत्री थे, उसमें ये मंत्री थे। तो वहां क्या हल हो गया? वहां तो वो मैंने क्या नहीं असम गण परिषद नहीं, वहां तो वो एनआरसी भी कराई गई, एनआरसी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में जो बातें उभर कर आई वो क्या आई? दूसरी चीज, क्या आज यह भी बताना चाहिए था चंपाई सोरेन जी को कि झारखंड की कोई भी सीमा कहां जाकर खत्म होती, वो कौन सी ऐसी विदेशी सीमा है बांग्लादेश लगती है? अगर ये घुसपैठ हुई है जी, झारखंड की कोई सीमा कहीं से नहीं लगती है। मैं कह रहा हूँ ना म्यांमार से लगती है, ना बांग्लादेश से, ना नेपाल से, ना पाकिस्तान से। तो ये घुसपैठ हो कहां से रही है? और ये घुसपैठ हो रही है तो केंद्र सरकार इसमें क्या भूमिका निभा रही है? देश के भीतर अगर कोई ताकत घुस रही है तो इसकी तो पूरी भूमिका नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और उनकी मंडली की है जो पिछले 10 साल से इस देश में सत्ता में बैठे हुए हैं। तो क्यों नहीं रोक नहीं पाए 10 साल से? और क्यों नहीं रोक? तो उसका ठिकरा झारखंड में किस पर फोड़ा जा रहा है?
नहीं नहीं, एक और बात है फैसल जी, हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है, या हेमंता जो भी उनका नाम है, मैं तो हेमंत बोल पाता जो हूँ। भी हो, हाँ, तो हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि असम में मुसलमानों का मियाँ वहां पर थोड़ा सरकास्टिक वो होता है, मियाँ मुसलमान या मुसलमान जो है 40% पहुंच गए हैं। 2011 में जो मुसलमानों की संख्या थी वो 34.5% के आसपास सेंसस में आई थी। अब अगर ये संख्या बढ़ गई है, 40% हो गई, 5.5% बढ़ गए हैं, तो और घुसपैठ से बढ़े हैं, तो भाई सरकार तो 10 साल से आपकी है केंद्र में, बीएसएफ आपके, जो अमित शाह हैं, जो लौह पुरुष, 2 ही लौह पुरुष अब तक हुए थे, एक तो सरदार पटेल को भाई दुनिया मानती है कि लौह पुरुष थे, दूसरे आडवाणी जी को भी लौह पुरुष कहा जाता था, और तीसरे लौह पुरुष इस समय है। तो भाई क्या कर रहे हैं, ये सवाल क्यों नहीं कोई पूछता उनसे? और अभी सारे लोग प्रधानमंत्री जी अभी प्रधानमंत्री गए थे यूक्रेन, वहां उन्होंने बुद्ध की चर्चा की, या पोलैंड में भी बुद्ध की चर्चा की। बुद्ध की चर्चा बुद्ध की, ने दुनिया को करुणा का संदेश दिया, बुद्ध ने दुनिया को न्याय का संदेश दिया, बुद्ध ने दुनिया को सहिष्णुता का संदेश दिया, और उनके ही लोग भारत के भीतर आज क्या कर रहे हैं? ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में तो मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए जो छुट्टी मिलती थी उसको भी आज रद्द कर दिया है, अपने ट्वीट में उसने खुद बताया। तो ये समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या ये एक बहुधर्मी देश भारत में अल्पसंख्यकों के साथ क्या होना जा रहा है? और इसको मैंने जिस ढंग का टकराव पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता समाज के भीतर कर रहे हैं, विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको किस रूप में देखा जा सकता है? सवाल ये नहीं है, सवाल मूलतः ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में कोई एजेंडा नहीं जी। उनका एजेंडा रघुवर दास के समय में था, जब वो 2014 में चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन 5 साल में जो आदिवासी विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दिखा, उसका नतीजा हुआ कि 2019 में उनकी सरकार चली गई, और वो फिर से कोई झारखंडी लोगों के लिए नैरेटिव गढ़ने में सफल नहीं हुए। नहीं, तो उनका एजेंडा भी जो था फैसल जी, उनका एजेंडा क्या था? सीएनटी को डाइल्यूट करना, एसपीटी को डाइल्यूट करना, इस पर तो किताब के लिए नियम बना देना, नए नियम बना देना। एक ग्रेटर रांची पुस्तक लिखी थी बाबूलाल मरांडी में, जिसमें ये सारी बातें कही गई हैं जी, प्रक्रांतर से भी और प्रत्यक्ष रूप से भी। तो ये तो उनका पुराना एजेंडा है, तो उसमें जाकर अगर आदिवासियों की रक्षा की बात, नया ये जुड़ा था कि गोड्डा में एक पावर प्लांट लगे और उसके लिए नए नियम कानून बना दिए जाए, रघुवर ने बना दिए, और वहां पर एसईजेड भी केंद्र ने बना दिया एक कंपनी के लिए, जिससे कि उस कंपनी को एसईजेड का फायदा हो जाए। और एजेंडा तो यही था ना, यही सब एजेंडे थे। दूसरी चीज जो है कि चंपई सोरेन को यह भी बताना चाहिए, क्या आदिवासी शब्द भारतीय जनता पार्टी अपने किसी दस्तावेज में उपयोग में लाती है क्या? वो अनुसूचित जनजाति बोलती है या आदिवासी बोलती है? प्रधानमंत्री के वनवासी नहीं, वो तो आरएसएस वाले ज्यादा बोलते हैं, भाजपा वाले अनुसूचित जनजाति शब्द ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। जी जी जी। तो ये अनुसूचित जनजाति जो है एक सरकारी शब्द है, और आदिवासी शब्द जो है वो एक सांस्कृतिक शब्द है, इसके अंतर को भी समझने की जरूरत है। तो जहां गए हैं उनको मुबारक हो, शायद वहां वो कुछ हासिल कर लें। किस डील के तहत गए हैं ये तो उन्हीं को पता होगा कि उनको मुख्यमंत्री का डील मिला है। इसकी पॉलिटिक्स भी जरा देखी जाए। कोल्हान में 14 सीटें हैं, 14 में 2019 में कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, यहां तक कि उस समय के सिटिंग मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपनी सीट पर चुनाव हार गए थे। जो उन्हीं के कुनबे का एक आदमी जो है सरयू राय निर्दलीय खड़े हुए थे उनके खिलाफ और पार्टी छोड़ दी थी उन्हीं के भ्रष्टाचार को लेकर के। जो सरयू राय ने जो पूरा विद्रोह किया था वो रघुवर के भ्रष्टाचार को लेकर के किया था, और रघुवर को हराया फिर उन्होंने। आज की तारीख में भी वहां जो स्थिति है उसमें एक भी सीट उनके पास नहीं है। 14 सीटों में एक निर्दलीय है जो सरयू राय है, एक कांग्रेस का, और 12 जेएमएम की हैं। अब आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, अर्जुन मुंडा,
रघुबर दास, मधु और गीता कोड़ा, ये सब वहीं से आते हैं, उसी इलाके से आते हैं। अब एक और वहां पहुंच जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या 14 में से 1-2 सीटें जीत पाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? आपको लगता है ऐसा? वो तो गीता कोड़ा ने लोकसभा में आजमा लिया कि वो उनको कितना वोट आया और कितने वोट के अंतर से वो हारी हैं। मेरी समझ से एक बात साफ है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है और एजेंडा क्रिएट करने के लिए वो जेएमएम को कमजोर करना चाहते हैं, उसके कुछ और नेताओं को ये तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों हेमंत बिश्व शर्मा ने एक और बात कही थी कि वो पिछले 4-5 महीनों से चंपई सोरेन के संपर्क में थे जी। और उसमें जब संपर्क में थे तो उसमें कोई गैर राजनीतिक बात तो होती नहीं होगी, उसमें तो डील की ही बात हो रही होगी। तो वो करने में वो सफल रहे हैं और अनेक देश के अनेक राज्यों में अनेक नेता चुनाव के पहले आते जाते रहते हैं, उसका कुछ असर पड़ता भी है, कुछ असर नहीं भी पड़ता। झारखंड में मूल लड़ाई जो होने जा रही है वो आदिवासी मूलवासी के सवाल पर होने जा रही है। झारखंड में खतियान के सवाल पर होने जा रही है, खतियान आधारित नौकरी पर होने जा रही है। इसके पक्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, जो जाति जनगणना के पक्ष में अभी तक खड़ी नहीं हुई है, तो खतियान आधारित होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और झारखंड में एक जाति जनगणना का भी मुद्दा आने वाले दिनों में बहुत प्रमुखता से उठेगा या उठा ही हुआ है। आपको याद है कि चंपई ने ही उसे कैबिनेट में पास किया था, कैबिनेट में पास किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जिन मुद्दों को अभी तक वो उठाते रहे हैं वो मुद्दे वो भूल गए और उन्होंने नया जो चश्मा, नया जो नजरिया देखा था, उनका जो पोता या पोती जो उनको दिल्ली में चश्मा दिलाया, उस चश्मे से जो देख रहे हैं तो उनको डेमोग्राफी चेंज नजर आ रही है, मुसलमान नजर आ रहे हैं, आदिवासियों की अस्मिता कथित तौर पर नजर आ रही है। वो भूल रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन की सबसे ज्यादा लूट किन लोगों ने की है। इसका एक डाटा सार्वजनिक होना चाहिए, या मैं मांग करना चाहता हूं एज ए बुद्धिजीवी, एज ए नागरिक, कि झारखंड में सचमुच में जो आदिवासियों की लूट हुई है जमीन की, वो बड़े पैमाने पर हुई और वो लूट किन लोगों ने की है, किन तबकों ने की है, इसका एक डाटा सार्वजनिक होना चाहिए। रामेश्वर उरांव जो अभी मंत्री हैं और इसके पहले बंदी उरांव जी जो एक नेता होते थे, इन लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, मुझे जहां तक याद आता है 1998, 97, 99 में। वो उसमें केवल रांची कमिश्नरी के आंकड़े हैं। उसी को अगर सार्वजनिक कर दिया जाए तो उससे जाहिर हो जाएगा कि ये जमीन लूट में किस तबके के, किस धर्म के और किस समुदाय के ज्यादा लोग शामिल। ये एक बड़ा सवाल है, आदिवासियों की जमीन के लूट का सवाल, आदिवासी स्त्रियों की इज्जत का सवाल, जो दूसरे के घरों में आया बनने के लिए विवश कर दी गई हैं, वो किन राजनीतिक प्रक्रियाओं के तहत हुई हैं और किन वंचनाओं की शिकार होकर हुई हैं, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और उन सभी नेताओं पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए जो पिछले 24 साल से या उसके पहले बिहार के शासनकाल में भी सत्ता में रहे हैं। कि आखिर आज भी क्यों झारखंड की 60,000 से ज्यादा लड़कियां केवल दिल्ली में दूसरे के घरों में बर्तन मांजने का काम और अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत गंवाने का काम, उसमें से कुछ लड़कियां को करना पड़ता। वो कौन सी व्यवस्था है कि आदिवासी लड़कियों को अभी भी बड़े पैमाने पर झांसा देकर बाहर ले जाया जाता है, हरियाणा के और दूसरे राज्यों में, जहां उनको खेतों में काम कराया जाता है और कई बार जबरन शादी का शिकार बनाया जाता है। ये सारे सामाजिक मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं और ये पिछले 25-30 सालों से ये मुद्दे समाज में हैं। इन सभी मुद्दों की जांच की जानी चाहिए। ये गंभीर सवाल है और चूंकि चंपई सोरेन आदिवासी अस्मिता की बात आज कर रहे थे शायद अपने भाषण में, तो उनको यह आगे बढ़कर मांग करनी चाहिए और हेमंत सोरेन को भी उनके पास जो भी कार्यकाल शेष है अभी इस चुनाव के पहले, इसमें इन सारी चीजों को क्लियर करता चाहिए ताकि एक स्वस्थ बहस हो सके कि क्या झारखंड में जो डेमोग्राफी में सचमुच में परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन कैसे होता, कैसे हुआ और किन तत्वों ने, किन समुदायों ने की है, और अगर उसमें कोई घुसपैठ है तो घुसपैठ कराने वाले लोग कौन है, ये बात तय हो जानी चाहिए परमानेंट। मेरी तो साफ समझ है, मुझे इस पर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति से कोई गर्ज नहीं।
मैं पिछले जब से भी मैं लिखने पढ़ने का काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि झारखंड के लोगों के दर्द को किन लोगों ने बयां किया। तो झारखंड के दर्द को अगर सरकारी स्तर पर किसी ने हल नहीं किया है तो उसकी जवाबदेही कहीं तो तय होनी चाहिए। वो दल बदल लेने मात्र से इससे चीजें नहीं हो जा सकती हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल हैं और बड़े सवाल हैं, और ये सवाल दरअसल पूरे जो एक झारखंड का जो पॉलिटिकल क्लास है उसको संबोधित हैं। मुझे लगता है आप भी जब ये बात कर रहे हैं तो पूरे पॉलिटिकल क्लास को ही, बिल्कुल सभी पॉलिटिकल क्लास में सारे लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए, और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ज्यादा है, ये भी बात है, वो थोड़ा ज्यादा है। देखिए, हम लोग तो अब जीवन में दो चीज हमने सीखा है। पहली बात कि जब आप राजनीति में आते हैं, समाज में आते हैं, बुद्धिजीवी के बतौर आप विकसित होते हैं, तो आप कुछ मूल्यों के साथ विकसित होते हैं। आपका कुछ एक नजरिया होता है, वो नजरिया रातों रात बदल जाए ऐसा होता नहीं है, उसके पीछे फिर कोई बात होती। और ये समाज के लिए सबसे घातक चीज होता है, कोई भी व्यक्ति करता हो, कि वो रातों, आखिर जनता जो है, आम जनता जो खेतों में काम कर रही है, जो श्रमिक है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रिक्शा चला रहे हैं लोग, जो खेतों में धान रोप रही हैं महिलाएं, या धनकटनी करती हैं महिलाएं, या जो आंगनबाड़ी में सेविका के तौर पर काम कर रही हैं, या जो बच्चे विकसित हो रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस ढंग के दल बदल से। भारतीय लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो इसका दल बदल का मामला, और इस पर एक फाइनल और अंतिम रूप से तय होना चाहिए कि आखिर, देखिए अभी अमेरिका में चुनाव हो रहा है, वहां कुछ रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य आए हैं, लेकिन वो किस तरह से आए हैं। अभी जो शिकागो में एक सम्मेलन हुआ डेमोक्रेटिक पार्टी का, उस पर 5 या 7 रिपब्लिकन लोग भी आकर भाषण दिए। वो किस ढंग से बात कर रहे थे, वो डेमोक्रेसी के सवाल की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन नहीं कर ली है वहां जाकर रातों रात। वो एक इश्यूज पर आए हैं, इश्यूज पर बात करना एक बात होती, और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कुछ कर लेना वो एक दूसरी बात होती है। आज खड़गे ने एक बहुत अच्छी बात की है कि लोगों की भूख ही शांत नहीं होती है जमीन से और सत्ता से। जिंदगी बीत जाती है सत्ता के पीछे भागते 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 भागते, और वो हासिल क्या करना चाहते हैं। मुझे तो टॉल्स्टॉय की कहानी याद आती है, जो लोगों पर अक्सर आती है, कि आखिर एक इंसान को कितनी जमीन चाहिए। उनकी एक कहानी है जिसका शीर्षक हिंदी में यही है कि आखिर कितनी जमीन चाहिए। तो वो उतनी ही जमीन चाहिए जितनी कब्र के लिए होती है, क्योंकि रसा में वो ईसाई थे और उनको दफनाया जाता था। तो मूल बात यह है कि आखिर सत्ता के क्या हो, एक पार्टी किसी व्यक्ति को क्या दे सकती है। मुख्यमंत्री बना दे सकती है, प्रधानमंत्री बना दे सकती है, और कोई प्रधानमंत्री ही भाग जाए अपनी पार्टी छोड़कर, कोई मुख्यमंत्री ही भाग जाए अपनी पार्टी छोड़कर, उसको आप क्या कहेंगे। तो ये कोई बहुत प्रशंसात्मक बात नहीं होती है, चाहे वो कोई भी करे, चाहे चंपई सोरेन करे, चाहे XYZ कोई भी करे। मेरी नजर में यह एक बहुत ही लोकतंत्र के प्रति घृणित अपराध के जैसा मामला, और इस पर देश की जनता को विचार करना चाहिए कि जो वोट देते हैं, जिन नेताओं को देते हैं, उनसे अब उनको एफिडेविट लेना चाहिए कि वो उस वैचारिकता पर दृढ़ रहेंगे या नहीं रहेंगे, जिस चीज को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। फैसल जी, समय थोड़ा बचा है, जितना जो सीमा आपने तय की थी उसके हिसाब से, तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल प्योर पॉलिटिकल पर बात कर लें हम लोग। भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन के घुसने से उसके अंदर के समीकरण कैसे बदलते हुए आपको दिख रहे हैं? क्या ये बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे? मुझे नहीं लगता है। बाबूलाल मरांडी चंपई सोरेन से बड़े नेता, और उनको बहुत वायदा करके लाया गया, उनकी पार्टी को मर्ज करवाया गया उनके साथ शायद, और चूंकि उनका RSS का इतिहास भी है। नहीं, लेकिन जब वो आए तो उनके ही 3 विधायक थे, जिनमें 2 तो उनके साथ आए नहीं। नहीं, वो तो दोनों नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। वो फिर एक अलग मुद्दा है। बाबूलाल मरांडी पहली बार 11 या 12 विधायक लेके 14 विधायक लेके आए, उसमें बहुत सारे लोग भाग गए। 11 विधायक लेके आए थे जी। हाँ, फिर उसके बाद 7 या 6 विधायक लेके आए, उसमें भी आधे भाग गए थे। उसके बाद भी 19 में भी वो कुछ विधायक लाए थे, उसमें भी आधे भाग गए थे। तो वो 3 विधायक लाए थे, आधे नहीं,
उसमें से दो हाँ, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चूंकि आरएसएस के बैकग्राउंड की एक बड़ी भूमिका होती है, और बाबूलाल मरांडी एक बड़े नेता झारखंड के रहे हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर चंपई सोरेन के आने से कोई बहुत प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के भीतर, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के समीकरण, भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा, आपस में जो चीजें वहां होंगी। जैसे कोल्हान से ही आप देख लें तो इतने सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हाँ ठीक है, तो उससे वो पार्टी का आंतरिक मामला है, वो तय कर ले। देखिए उसमें मूल बात यह है कि अभी तो विधानसभा चुनाव जी, विधानसभा चुनाव उनको जीतना होगा, उसके लिए 41 विधायक उनको जिताना होगा अपने गठबंधन के साथ। तो उसमें अगर वो जीतने सफल होते हैं तब उनके सामने एक संकट होगा कि किसको नेतृत्व देंगे। उनके पास 3-4 नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय ये है कि क्या वो झारखंड की जनता के बीच में उस एजेंडा पर जिसको हेमंत सोरेन या झारखंड में जो लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं जिसको खड़ा करने में सफल हुई हैं, उसकी वो काट ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते, ये उनकी बड़ी चुनौती। और वो तो राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है उसकी काट वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आप देखिए उसकी काट ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो उसी दिशा में किसी तरह से चीजें मैनेज कर रहे हैं। आप अगर केंद्र के स्तर पर देखें, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे वो वक्फ संशोधन विधेयक का मामला हो, चाहे वो SC/ST आरक्षण का मामला हो, सारे मामलों में सब में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से चीजों को मैनेज कर रही है कि भाई वो बच के निकल सके उससे। तो भारतीय जनता पार्टी को अभी इस समय सबसे बड़ी चीज है कि वो चुनाव में मोमेंटम क्रिएट करें, मीडिया का नैरेटिव उनके साथ है। मोमेंटम तो देखिए आप, आज वो महाराष्ट्र में थे प्रधानमंत्री जी, वहां 3 दिन पहले शिवाजी की मूर्ति सिंधुदुर्ग में बारिश और हवा से गिर गई थी, जो 35 फीट या 30 फीट की मूर्ति थी, जिसे दिसंबर 2022 में या 2022 में प्रधानमंत्री ने उसका वो किया था, उद्घाटन किया था। उसके गिरने के आज प्रधानमंत्री को वहां माफी मांग रहे थे प्रधानमंत्री कि मैं तो शिवाजी तो हमारे आराध्य हैं और मैं माफी मांगता हूं सबसे। और वहां के मुख्यमंत्री माफी मांग चुके हैं, वहां के उप मुख्यमंत्री माफी मांग चुके हैं, और ये माफी का सिलसिला नहीं खत्म हो रहा। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने पुराना जो बाला साहब स्टाइल में एक अभियान शुरू कर दिया है, जूते मारो अभियान, सरकार को जूते मारो जो शिवाजी को गिरा रही है। नहीं, ये भी गलत तरीका है। देखिए वो एक प्रतिमा, इसमें जांच होनी चाहिए कि जिन लोगों ने प्रतिमा बनाई थी उसके पीछे क्या खेल हुआ। मैं फैसल जी दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो बात आप कह रहे थे मैं उस पर आ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री इस समय बहुत खराब स्थिति में है, उनको रास्ता नहीं सूझ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उनके खिलाफ जा रहा है, इस पर मैं आ रहा हूँ। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दे रहे हैं इतनी मजबूती के साथ। पिछले दिनों प्रयागराज में जो उन्होंने कहा कि भाई मैं राजनीति में इसलिए नहीं हूं कि मुझे सत्ता चाहिए और मुझे सरकार बनानी है और मुझे मतलब रुतबा चाहिए, उसके लिए नहीं हूं। और उसके लिए उदाहरण भी एक दिया उन्होंने कि भाई दादी से हमने पूछा था कि आप मरने के बाद किस तरह याद रखना चाहोगी, और या उन्होंने ये भी बताया 2004 में जब मैं आया तो एक बड़े पत्रकार ने हमसे आके बात की थी, ये भी बात उन्होंने कही। तो ये सारे जो नैरेटिव वो दे रहे हैं वो बहुत भारी पड़ रहे हैं लोगों, भारतीय जनता पार्टी पर। नहीं, इसमें फिर मेरा एक नहीं, वो सारी बात सही है लेकिन मूल सवाल वहां भी नहीं है। मूल सवाल है कि भारत में किस ढंग की आर्थिक नीतियां चलेंगी, जो असमानता फैलाने वाली आर्थिक नीतियां हैं, इसको कैसे खत्म किया जाए, इस पर विपक्ष के पास क्या एजेंडा? नहीं, अभी तक इस बारे में कोई क्लैरिटी उनकी तरफ से है। ये बातें जब तक तय नहीं होती हैं, देखिए ये जाति जनगणना का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, ये होना चाहिए, उसकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि जब धन संपत्ति चंद घरानों तक ही इस आर्थिक नीतियों के कारण जाए, चाहे सत्ता में कोई भी बैठेगा,
जी। तो फिर उन गरीब तबके का, मध्य वर्ग का, निम्न मध्य वर्ग का क्या होना, इस सवाल को भी तो देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस समय जो नैरेटिव खड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक विकसित भारत की बात कर रही है, तो उस विकसित भारत में एक समावेशी भारत की जो बात होनी चाहिए, उसके लिए जो एक समावेशी आर्थिक नीति की जरूरत होनी चाहिए, वो बात बात ही नहीं करते हैं। वो तो वो नहीं करते, समरस चाहिए उनको, नहीं वो करेंगे भी नहीं। हाँ। लेकिन ये विपक्ष को एक समावेशी ऐसे आर्थिक नीति की जरूरत है जो प्रो पीपुल हो, जो प्रो कॉर्पोरेट नहीं हो। तो इसको तो निर्धारित करना पड़ेगा कि आप किस ढंग की अर्थ संरचना क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि ये जाति जनगणना और दूसरे सारे सवाल, उसके साथ अंतर माने वर्ग और वर्ण का जो संबंध है, इसमें दोनों का न्याय हो, वर्गीय न्याय भी हो, वर्णीय न्याय भी हो, माने सचमुच में सामाजिक आर्थिक इंसाफ लोगों तक पहुंचे, इसकी दिशा कौन तय करेगा? इसके बगैर तो भारत का कोई भविष्य बनता हुआ मुझे तो नहीं दिखाई देता है कि हम बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। क्योंकि इस समय हम विकास कर रहे हैं, हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में गतिविधियां दिखाई देती हैं। ठीक उसी स्तर पर देखिएगा तो गांव में, आज मैं एक ऑटो में चल रहा था, एक ऑटो चालक जिस ढंग से अपनी वेदना प्रकट कर रहा है कि स्थितियां एकदम बिल्कुल विकट है, इस विकटता को दूर करने का चैलेंज कौन लेगा? इस बहस को भी तो लाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई तो हिंदुस्तान में बिलियनर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। हाँ, बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी, लेकिन उसमें आप देखें गरीबों की संख्या कितनी घटी है या बढ़ी है, उसकी रिपोर्ट कौन तय करेगा? वो भी तो आए सामने। तो वो तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल दिया है पिछले 10 साल में। पता नहीं किन गरीबों को उन्होंने बाहर निकाला है, या तो वही जानते होंगे। मुझे तो गरीब दिखाई देते हैं बहुत तरीके, माने गरीबी का देखिए, आज से 40 साल पहले जो गरीबी थी, एक समय था कि गरीबों के घर में मिट्टी के बर्तन होते थे, फिर वहां एल्युमिनियम का बर्तन आया, अब कुछ घरों में स्टील के भी बर्तन आ गए। अगर इससे आप नापते हैं कि गरीबी बदल गई है, गरीबी खत्म हो गई है, तो एक अलग बात। लेकिन स्टील के बर्तन के बावजूद उसकी आर्थिक सशक्तिकरण, उसका जातीय सशक्तिकरण और उसका सामाजिक सशक्तिकरण कितना हुआ है। गरीबी का भारत में उन्मूलन एक बहुआयामी प्रक्रिया का हिस्सा है। वो केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है, वो एक सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि भी है। और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जब तक लोगों के सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण को एकाकार नहीं किया जाएगा, तब तक भारत में गरीबी उन्मूलन का पूरा टास्क भी पूरा नहीं हो सकेगा। यह मेरी समझ है। जी। झारखंड के इस समय जो राजनीति दिखाई दे रही है, उसमें अपर हैंड किसका दिखाई दे रहा है? क्या इंडिया का? अभी तो एडवांटेज हेमंत सोरेन है। अभी तो एडवांटेज हेमंत सोरेन है, अभी तक हेमंत सोरेन। तो चलिए इसी नोट पर ये बातचीत खत्म करते हैं।